हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स साइकोलॉजी, जिसका कोड है MPC 006, इसके असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं। और ये असाइनमेंट जून 2024 और जनवरी 25 सेशन के स्टूडेंट को यूजफुल होने वाले हैं। और असाइनमेंट में फ्रेंड हम स्पेशली न्यूमेरिकल पे फोकस करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अनोवा, सेकंड न्यूमेरिकल है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, थर्ड न्यूमेरिकल है टी टेस्ट और फोर्थ न्यूमेरिकल है काय स्क्वायर। ये चारों न्यूमेरिकल आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अनोवा। चलो देखते हैं कि अनोवा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना होता है। नल हाइपोथेसिस को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? नल हाइपोथेसिस रिलेटिव की तरह होते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहोगे अच्छा, तो रिलेटिव हमेशा क्या बोलते हैं? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। वो हमेशा एक ही बात करेंगे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। वैसे फ्रेंड, नल हाइपोथेसिस हमेशा नेगेटिव बात करता है। जब भी आप रिसर्च में कुछ करना चाहते हो ना, तो बोलेंगे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस की शुरुआत कैसी होती है? देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जब भी ऐसा स्टेटमेंट आपको दिखेगा, देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो समझ जाना ये रिलेटिव है, मतलब है नल हाइपोथेसिस। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द इमोशनल इंटेलिजेंस स्कोर अमॉन्ग द 3 ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो फ्रेंड, ये स्टेटमेंट हमने कैसे बनाया वे मैं आपको अभी बताता हूँ। ये क्वेश्चन में ही गिवन होता है। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा है इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल स्कोर, इमोशनल इंटेलिजेंस स्कोर लेना है आपको, और 3 एम्प्लॉयज। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्टेटमेंट बनाना होता है। उसके बाद है नेक्स्ट हाइपोथेसिस है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा पॉजिटिव की बात करेगा। यहाँ पे क्या है? नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे बोलेगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और बाकी का पूरा स्टेटमेंट वैसे के वैसे रहेगा, बस यही चेंज होगा। यहाँ पे नो होगा तो यहाँ पे क्या होगा? देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है। हाइपोथेसिस होने के बाद हमें ऐसा हेडिंग देना है स्टेप 1, और वहाँ पे लिखना है कि ओरिजिनल टेबल कंप्यूटेशन। मतलब क्या होती है? टोटली क्वेश्चन में हमें ये 3 ग्रुप दिए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो ग्रुप ए को हम बोलेंगे x1, ग्रुप बी को बोलेंगे x2 और ग्रुप सी को बोलेंगे x3। क्वेश्चन में जो जो वैल्यू हमें गिवन थी ना, वो हमें इस टेबल में लिख लेनी है। तो ग्रुप ए x1 की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है, ग्रुप बी x2 की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है, और ग्रुप सी x3 की वैल्यू यहाँ पे अभी हमने लिख ली है। तो अभी उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है? ग्रुप ए, जिसे हम बोलेंगे x1, इसकी सिंपली एडिशन करनी है। तो इसकी एडिशन होंगी 375। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये साइन आपको दिखी होंगी, इसको क्या बोलते हैं? समेशन बोलते हैं। समेशन मतलब जैसे अभी हमने इनकी एडिशन की, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? समेशन। समेशन x1 इज इक्वल टू 375। वैसे फ्रेंड, अभी हम समेशन x2 की एडिशन करेंगे। तो समेशन x2 की कितनी एडिशन हो गई? समेशन x2 की भी सेम एडिशन है फ्रेंड, 375। उसके बाद है थर्ड ग्रुप, इसकी भी आपको एडिशन करनी है। समेशन x3 की वैल्यू है 417। ये तीनों के एडिशन होने के बाद आपको क्या करना है? इन तीनों को भी एडिशन करनी है। जैसे 375 प्लस 375 प्लस 417, इन तीनों के एडिशन हो गई 1167। समेशन एक्स मतलब क्या होता है? टोटल होता है। तो समेशन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1167। तो यहाँ पे फ्रेंड, अभी हमें क्या करना है? ये जो हमने वर्टिकल एडिशन की, अभी हमें हॉरिजेंटल एडिशन करनी है। जैसे 34 प्लस 26 प्लस 28, इन तीनों के एडिशन कितनी आ गई? 88 आ गई। ऐसे आपको सारे नंबर की ऐसे हॉरिजेंटल एडिशन कर देनी है। इन सारे नंबर की वैल्यू मिलने के बाद ये टोटल की है ना, इसकी भी आपको सबकी एडिशन करनी है 101 तक। तो इसकी भी एडिशन कितनी आएंगी? 1167। इन तीनों की एडिशन 1167 आएंगी, और ये टोटल की भी एडिशन 1167 आएंगी। इन दोनों की एडिशन सेम आनी चाहिए। वैसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। स्टेप 1 में आपको सिंपली क्या करना है? टोटलिंग करनी है। टोटलिंग होने के बाद आपको ये देखना है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इनमें टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, मतलब कितने नंबर है। 34 से लेके 33 तक कितने नंबर है? 10 है। 26 से लेकर 34 तक कितने नंबर है? 10 है। 28 से लेकर 34 तक कितने नंबर है? 10 है।
मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में कितने कितने नंबर है, 10 10 10 है। यही चीज यहाँ पे हमें लिखना है, हियर n1 n2 n3 इज इक्वल टू 10। तो इनकी एडिशन कितनी होंगी, तीनों ग्रुप में 10 10 है, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होगा, 30। ये आपको यहाँ पे लिखना है। ये होने के बाद हमें ग्रुप मीन्स कैलकुलेट करना होता है। तो ग्रुप मीन्स का क्या फॉर्मूला है, समेशन x1 डिवाइडेड बाई n1 समेशन x2 अपॉन n2 समेशन x3 अपॉन n3। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 375 हो, x2 की है 375 हो और x3 की कितनी है, 417। इन तीनों को क्या करना है, डिवाइड बाई 10 करना है। x1 को 10 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 37.5, x2 को 10 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 37.5 और x3 को 10 से डिवाइड करने का आंसर आएगा 41.7। ये होने के बाद हमें कैलकुलेट करना है करेक्शन टर्म सी। तो करेक्शन टर्म सी का क्या फार्मूला है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n। तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी अभी ऊपर के स्टेप में। समेशन एक्स मतलब क्या होता है, टोटल होता है, और उन्होंने क्या बोला है, एक्स का स्क्वायर करना है, मतलब 1167 का स्क्वायर करना है और डिवाइड बाई n है, n कितना है यहाँ पे 30 है। तो इस नंबर को अभी हम इस फार्मूला में वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालते हैं। 1167 को स्क्वायर करने के बाद ये आंसर आएगा और इस आंसर जो आया उसको क्या करना है, 30 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 45396.3। तो करेक्शन टर्म सी की वैल्यू हमें मिल गई है 45396.3। स्टेप 2 में ऐसा हेडिंग देना है कि स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डेटा। स्टेप 2 में हमें सिंपली स्क्वायर करना होता है। तो स्क्वायर किसका करना है, जैसे स्टेप 1 में हमने क्या किया था, इन तीनों ग्रुप की एडिशन की थी। अभी हमें क्या करना है, इन तीनों ग्रुप का स्क्वायर करना है, मतलब 34 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, मतलब जितने नंबर हैं इन सबके स्क्वायर करने हैं, तीनों ग्रुप के स्क्वायर करने हैं। उसके बाद उसकी एडिशन करनी है, हॉरिजॉन्टल एडिशन प्लस वर्टिकल एडिशन। यही आपको स्टेप 2 में करना है। ग्रुप x1 का स्क्वायर करने के बाद ये सारी वैल्यू हमें मिल गई है। अभी हमें क्या करना है, इसकी एडिशन करनी है। समेशन x1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 15493। वैसे ही x2 ग्रुप का स्क्वायर करने के बाद हमें ये आंसर मिल गया है। अब इसको इसकी क्या करनी है, एडिशन करनी है। समेशन x2 स्क्वायर की कितनी वैल्यू है, 16941। वैसे ही x3 ग्रुप का स्क्वायर करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल गई है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, इसकी भी एडिशन करनी है। समेशन x3 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 19203। अभी इन तीनों की एडिशन करनी है। इन तीनों की एडिशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है समेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 51637। उसके बाद हमें ये हॉरिजॉन्टल भी एडिशन करनी है। हॉरिजॉन्टल एडिशन करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल गई है, इसकी भी एडिशन करनी है और तीन दोनों की एडिशन करनी है और क्रॉस चेक करना है कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्क्वायर किया और उसकी सिंपली एडिशन की। बस इतना ही आपको स्टेप 2 में करना है। स्टेप 3 में हमें ऐसा हेडिंग देना है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, st स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला है, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला है समेशन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को लेके कंफ्यूज मत होना। स्टेप 1 में भी हमने एक्स निकाला था और स्टेप 2 में भी एक्स निकाला है। तो कौन सी वैल्यू लेनी है, स्टेप 1 में हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाली थी और स्टेप 2 में हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। यही क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 51637। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, स्टेप 2 वाली एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेनी है 51637। और सी मतलब क्या होता है, करेक्शन टर्म सी। ये हमने ऊपर निकाला था। करेक्शन टर्म सी की कितनी वैल्यू है, 45396.3। अभी दोनों वैल्यू हमें मिल गई है। अभी सिंपली इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट अप करके हमें आंसर निकालना है। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें आंसर मिल गया है 6240.7। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, st स्क्वायर की वैल्यू हो गई। स्टेप 4 में हमें कैलकुलेट करना है बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर, उसे शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, SB स्क्वायर। तो SB स्क्वायर का क्या फार्मूला है, समेशन x1 का ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस समेशन x2 का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन n2 प्लस समेशन x3 का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन n3 माइनस c मतलब होता है करेक्शन टर्म c। तो यहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। x1 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर है और x3 का स्क्वायर है, मतलब कौन सी वैल्यू लेनी है हमें, टेबल 1 की वैल्यू लेनी है।
ये तीनों वैल्यू हमें लेनी है और उसका स्क्वायर करना है। जैसे समेशन x1 बोला है, उसका ब्रैकेट स्क्वायर है ना, तो x1 की वैल्यू हमें पता है 375, उसका स्क्वायर बोला है, ना कि x1 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे 375 का स्क्वायर करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 14625। उसके बाद 375 का स्क्वायर करने के बाद आंसर मिलेगा 14625। उसके बाद 417 का स्क्वायर करने के बाद आंसर मिलेगा 173889। इन तीनों नंबर को क्या करना है, कंबाइन डिवाइड करना है 10 से, और उसके बाद माइनस करना है 45396.3 से। इन तीनों नंबर की एडिशन होती है 455139, और उसको डिवाइड करना है 10 से, और उसको बाद माइनस करना है इस नंबर से। 10 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 45513.9, और उसके बाद इसको माइनस करना है इस नंबर से, उसके बाद आंसर मिल गया है 117.6। तो एस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 117.6। स्टेप 5 में हमें कैलकुलेट करना है विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एच डब्ल्यू स्क्वायर। अभी देखते हैं कि एच डब्ल्यू स्क्वायर का क्या फार्मूला है। एच डब्ल्यू स्क्वायर का फार्मूला है एच टी स्क्वायर माइनस एस बी स्क्वायर। एच टी स्क्वायर और एस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाली थी पिछली स्टेप में। ये एस बी स्क्वायर की वैल्यू है और ये है एच टी स्क्वायर की वैल्यू। इन दोनों का भी क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। इन दोनों नंबर का सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 6123.1। तो एच डब्ल्यू स्क्वायर की कितनी वैल्यू है, 6123.1। स्टेप 6 में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे डी अप। उसके बाद फ्रेंड हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एच टी स्क्वायर का कैलकुलेट करना है फॉर टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो एच टी स्क्वायर का क्या फार्मूला है, n-1। तो n मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। तो हमने शुरुआत में ही कैलकुलेट किया था कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। तो तीनों ग्रुप का n कितना है, 30 है। 30 को माइनस करना है 1 से, तो एच टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएंगी, 29। n मतलब क्या होता है, वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एच बी स्क्वायर फॉर बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला है, k-1। तो k मतलब क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स मतलब क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम। तो क्वेश्चन में आपको 3 ग्रुप दिए थे, ग्रुप ए गिवन था, ग्रुप बी गिवन था और ग्रुप सी गिवन थे। मतलब टोटल ग्रुप कितने हैं, 3 ग्रुप है। तो k की वैल्यू कितनी होंगी, 3 होंगी। तो k की वैल्यू है 3, 3-1 कितना होगा, 2। तो एच बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ये होने के बाद हमें एच डब्ल्यू स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला है, n-k। n हमें पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 30 है, और उसके बाद k भी पता है हमें कितना है, 3 ग्रुप है ना। तो 30-3, तो कितना आंसर आएगा, 27। एच डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है जो कि है 27। स्टेप 7 में हमें यह रेशो का कैलकुलेशन करना होता है। यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना है और टेबल में 4 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम रहेगा सोर्स ऑफ वेरिएशन, जिसमें रहेंगे बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप। उसके बाद होगा सम ऑफ स्क्वायर, उसके बाद होगा डी एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद होगा मीन स्क्वायर वेरिएंस। अभी हमें क्या करना है, एच बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है और एच डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है 117.6 और विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है 6123.1। इन दोनों की वैल्यू लिखने के बाद अभी हमें लिखना है इन दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी हमने कैलकुलेट किया था, एच बी स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 और एच डब्ल्यू स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 27। तो सिंपली हमें वो वैल्यू इस टेबल में लिख लेते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखने के बाद अभी हमें कैलकुलेट करना है मीन स्क्वायर वेरिएंस। तो इसका क्या फार्मूला है, मतलब सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करना है 2 से और एच डब्ल्यू स्क्वायर को डिवाइड करना है 27 से। डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिल गया है 58.8 और यहाँ का आंसर है एच डब्ल्यू स्क्वायर का 226.78। ये होने के बाद हमें यप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यप का क्या फॉर्मूला है, मीन स्क्वायर वेरिएंस बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर वेरिएंस विद इन ग्रुप। इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट की थी। जैसे 50.8 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 226.78।
इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 0.25928। तो ये आपकी वैल्यू कितनी है? 0.25928। ये होने के बाद हमें यप रेशो को इंटरप्रेट करना होता है। मतलब ऐसा कि ये जो वैल्यू आ गई आपकी, इसका कंपैरिजन होगा 0.5 और 0.1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। उसके लिए हमें टेबल वैल्यू देखना होता है। टेबल वैल्यू देखते वक्त हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए कितना है। जैसे इस टेबल पे फोकस करिए, यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको दिख रहे होंगे, जैसे 2 और 27। उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखना है कि ग्रेटर मीन कौन सा है। तो यहाँ पे दोनों इसमें ग्रेटर मीन कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है ना 226 का। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 27 है। और स्मॉलर मीन कितना है? 58.8 है। और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 2 है। टेबल वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। तो जैसे 27 ग्रेटर है, ठीक है, तो जो भी ग्रेटर रहता है ना, वो टॉप साइड में रहेगा टेबल वैल्यू में, और जो भी छोटा रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो लेफ्ट साइड में रहता है। चलो देखते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है अनोवा के टेबल वैल्यू से। ये अनोवा का क्रिटिकल वैल्यू है। क्रिटिकल वैल्यू मतलब रहता है टेबल वैल्यू। और यहाँ पे देखो यप लिखा है, यप है, इसका मतलब ये है कि ये अनोवा का टेबल वैल्यू है। तो जो भी ऊपर रहता है ना, जैसे टॉप साइड में, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर मीन। और जो लेफ्ट साइड में रहता है तो उससे बोलते हैं स्मॉलर मीन। तो हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक 2 है और एक 27 है। 27 कैसा है? ग्रेटर मीन्स के लिए। तो ग्रेटर मीन्स के लिए होगा तो हम कहाँ पे देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे। ग्रेटर मीन्स के लिए टॉप साइड पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 24 है। 24 के बाद इंफिनिटी नंबर है, मतलब हमें अप्रोक्सीमेट नंबर लेना पड़ेगा। जैसे 24 पे फोकस करिए, और जो छोटा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 है, ठीक है। तो उसके पैरेलल नंबर हमें लेना है, जैसे 19.45 और 99.46। जो पहला नंबर रहता है वो होता है 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, और जो दूसरा नंबर रहता है नीचे वाला वो रहता है 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए। अभी 24 के बाद हमें अप्रोक्सीमेट नंबर लेना है जो कि होगा 27 के लिए। तो हम उस पर क्या करेंगे? 19.45 को एक ऐड कर लेंगे तो हमारा न्यू नंबर आएगा 19.46, और 0.01 के लिए कौन सा आएगा? 99.47। इन्हीं दो वैल्यू से हमें यह रेशो से कंपेयर करना होता है, जिससे हमें पता चलेगा कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट। चलो देखते हैं कि लिखना कैसे है। स्टेप 8 है इंटरप्रिटेशन ऑफ यप रेशो। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है कि जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो स्मॉलर मीन्स के लिए रहता है और वो लेफ्ट साइड में रहता है, और जो 27 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ग्रेटर मीन है, वो कहाँ पे रहेगा? टॉप साइड पे रहेगा। और जो अभी हमने टेबल वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू देखी वो यहाँ पे हमने लिख लिया है, जैसे 19.46 एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 99.47 एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसके बाद आपको ये लिखना है कि कैलकुलेटेड वैल्यू को बोलते हैं कंप्यूटेड वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब होती है यप की वैल्यू होती है। यप की वैल्यू मतलब यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, तो यप की वैल्यू कितनी है? 0.25928। अभी ये यप की वैल्यू आ गई है, वो कैसी है? टेबल वैल्यू से छोटी है ना। जैसे देखो यप की वैल्यू है 0.25928, वो छोटी है टेबल वैल्यू से 19.46 और 99.47। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू रहती है यप की वैल्यू मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू, वो छोटी होंगी टेबल वैल्यू से, तब हम कैसा इंटरप्रेट करेंगे? Hence, it is not significant and null hypothesis cannot be rejected, indicating that there is a no significant difference in the emotional intelligence score. ध्यान में आपको बस इतना ही रखना है कि जब भी ये यफ वैल्यू रहती है जिससे हम कैलकुलेटेड वैल्यू बोलते हैं, अगर वो छोटी होती है टेबल वैल्यू से, तब हम ऐसा ही बोलते हैं कि इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट एंड नल हाइपोथेसिस कैनॉट बी रिजेक्टेड। इतना आपको ध्यान में रखना है। सपोज कीजिए कि कैलकुलेटेड वैल्यू 200 होती, सपोज 200 होती और टेबल वैल्यू 99.47 होता, तो सिचुएशन अपोजिट होती। कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे बड़ा होता और टेबल वैल्यू छोटी होती, तो अब हम क्या लिखते हैं? Hence it is significant लिखते हैं एंड null hypothesis can be rejected ऐसा लिखते हैं, या फिर we had to reject null hypothesis ऐसा लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे अभी क्या है? there is a no significant difference है, तो अब हम लिखते हैं there is a significant difference।
ऐसे चेंजेस आपको करने होते हैं। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कभी कैलकुलेटर वैल्यू बड़ी हो सकती है, कभी टेबल वैल्यू बड़ी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने होते हैं। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपको फुल मार्क मिल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। चलो देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना है और टेबल में टोटल 7 कॉलम बनाने हैं। डेटा 1 को हम x बोल देंगे और डेटा 2 को हम y बोल देंगे। x और y वेरिएबल की वैल्यू अभी हम उस टेबल में टाइप कर लेते हैं। ये होने के बाद अभी हमें सिंपली x वेरिएबल की एडिशन करनी है। तो x वेरिएबल की कितनी एडिशन होंगी, x वेरिएबल की टोटल आ गई है 246। ये होने के बाद अभी हमें ये देखना है कि x वेरिएबल में टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, मतलब कितने नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो x वेरिएबल में कितना ऑब्जर्वेशन है 10, तो n इज इक्वल टू हम लिखेंगे 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद अभी हमें निकालना है मीन निकालना है। तो मीन का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 246 डिवाइडेड बाय 10। 246 को 10 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.6। यम मतलब होता है मीन होता है, तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई 24.6। एक्स वेरिएबल का मीन कैलकुलेट करने के बाद अभी हमें वाई वेरिएबल का मीन और टोटलिंग करनी है। सेम मेथड से करनी है फ्रेंड। वाई वेरिएबल की टोटल है 152, नंबर ऑब्जर्वेशन 10 ही है, तो मीन कितना होगा 152 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आएगा 15.2। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक्स वेरिएबल के नीचे बिल्कुल नीचे टोटल एक्स का आना चाहिए और मीन आना चाहिए, और वाई वेरिएबल के नीचे वाई का आना चाहिए। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स और वाई वेरिएबल का उसके नीचे आना चाहिए। एक्स और वाई वेरिएबल का कैलकुलेशन होने के बाद आपको अभी फोकस करना है इस स्मॉल एक्स में। तो ये स्मॉल एक्स मतलब क्या होता है, स्मॉल एक्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे ये एक्स पे फोकस करिए। यहाँ पे पहला नंबर कौन सा है 24 है, इस 24 का भी हमें माइनस करना है इस मीन से 24.6 से। चलो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं। 24 माइनस 24.6, तो इसका आंसर आ गया -0.6। तो यहाँ पे अभी हम लिख लेंगे -0.6। स्मॉल एक्स कैलकुलेट करने के बाद अभी फ्रेंड हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो 0.6 का -0.6 का अभी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 0.36। फ्रेंड जब भी हम स्क्वायर करते हैं, चाहे पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव हो, तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे -0.6 है, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 0.36। तो एक्स स्क्वायर के नीचे हम लिखेंगे 0.36। 20 पर होने के बाद नेक्स्ट नंबर है 23, और 23 का माइनस करना है 24.6 से, तो इसका आंसर आएगा -1.6, और -1.6 का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2.56। ऐसे ही आपको सारे नंबर का कैलकुलेशन करना है। सभी नंबर को 24.6 से माइनस करना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हमने x और x स्क्वायर की टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। सेम अभी y का भी आपको वैसे ही करना है। तो y का मीन कितना है 15.2 है, तो पहले 12 को माइनस करना है 15.2 से, उसके बाद उसका स्क्वायर करना है। सेम इसी तरह से आपको y और y स्क्वायर की वैल्यू लिख लेनी है। स्मॉल y और स्मॉल y स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्मॉल एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फ्रेंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इन दोनों का करना है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का। मतलब कितना, -0.6 का मल्टीप्लाई करना है -3.2 से। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1.92। तो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं 1.92। यहाँ पे दोनों नंबर कैसे थे, निगेटिव थे, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया। तो अभी हम एक नंबर लेते हैं जिसका एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, तो उसका आंसर कैसे आएगा वो देखते हैं। जैसे देखिए फोर्थ वाला नंबर देखिए, ये एक पॉजिटिव नंबर है, एक और एक निगेटिव नंबर है। 0.4 को मल्टीप्लाई करना है 2.2 से, तो इसका आंसर का क्या आ गया -0.88। अगर दो पॉजिटिव नंबर होंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव में आएगा, अगर दो नेगेटिव नंबर होंगे उनका भी आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो उसका आंसर कितना आएगा
नेगेटिव में आएगा। इसी तरह से फ्रेंड आपको ये स्मॉल और स्मॉल एक्स वाई का जितने भी रिमेनिंग नंबर है ना उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसके बाद क्या करना है, उनकी एडिशन करनी है। अभी ये समेशन एक्स वाई की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। और एडिशन करते वक्त भी देखिए फ्रेंड कुछ निगेटिव नंबर है और कुछ पॉजिटिव नंबर है, तो हम पहले क्या करते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर है ना उनकी पहले एडिशन कर लेते हैं। जैसे पहला नंबर है 1.92 प्लस 0.3 प्लस 9.5 प्लस 15.12 प्लस 0.32 प्लस 1.52, उसके बाद लास्ट नंबर है 6.72। तो फ्रेंड पॉजिटिव नंबर की एडिशन आ गई 35.44। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने नोट डाउन करके रखा है। अभी हम एडिशन करने वाले हैं, जितने भी निगेटिव नंबर है ना उनकी एडिशन करने वाले हैं। 0.88 प्लस 0.48 प्लस 7.28। तो निगेटिव नंबर की एडिशन आ गई 8.64। अभी हमें क्या करना है, 35.44 को माइनस करना है 8.64 से। 35.44 माइनस 8.64, समेशन एक्स वाई का आंसर आ गया है 26.8। तो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 26.8। ये होने के बाद अभी हमें समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर की एडिशन करनी है। समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 22.4 और समेशन वाई स्क्वायर का आंसर आ गया 145.6। इसी प्रकार से फ्रेंड आपको समेशन एक्स और समेशन वाई की भी यहाँ पे एडिशन करनी है। तो एडिशन करते वक्त आपको पहले जो भी पॉजिटिव नंबर है उनकी एडिशन करना, उसके बाद जो भी नेगेटिव नंबर है उसकी एडिशन करना, फिर उन दोनों का माइनस करना। इस प्रकार से आपको दोनों नंबर का यहाँ पे करना है। समेशन एक्स की एडिशन आ गई 0 और समेशन वाई की भी एडिशन आ गई 0। तो फ्रेंड यहाँ पे अभी हमको सारे नंबर की वैल्यू मिल गई है, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर और समेशन एक्स वाई। अभी हमें क्या करना है, इन वैल्यू को फॉर्मूला में पुटअप करके आंसर निकालना है। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कैलकुलेशन करने के दो मेथड होते हैं। पहले हम फर्स्ट मेथड देखेंगे, उसके बाद सेकंड मेथड देखेंगे। जो भी मेथड आपको इजी लगती है आप वो एग्जाम में यूज कर सकते हो। फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला देखते हैं। आर मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट में है समेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 22.4, समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू है 145.6 और समेशन एक्स वाई की वैल्यू है 26.8। अभी सिंपली इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 22.4 इंटू 145.6। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 3261.44 और इसका क्या करना है, अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालने के बाद हमें आंसर मिलेगा 57.109। अभी क्या करना है, 26.8 को डिवाइड करना है 57.109 से। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया r इज इक्वल टू 0.4692। उसके बाद लास्ट में हम ऐसा लिखेंगे कि प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 4.692। ये हो गई फर्स्ट मेथड प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने की। अभी हम बात करने वाले हैं सेकंड मेथड के बारे में। सेकंड मेथड का ये फार्मूला है। सिंपली अभी हमें इस फार्मूला में वैल्यू पुटअप करना है और इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे दो डेटा है हमारे पास, तो दोनों का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 10 है। तो कॉमन कितना है वो यहाँ पे लिखना होता है, तो कॉमन है 10, ठीक है। उसके बाद समेशन एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है 26.8 और उसके बाद क्या है, माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे x है और y है और यहाँ x स्क्वायर है और y स्क्वायर है। तो हमें क्या पूछा है, समेशन x और समेशन y पूछा है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू लेंगे। तो 0 है समेशन x की और समेशन y की भी कितनी है, 0 है। अभी नीचे का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ पे हमने 10 लिख लिया है। उसके बाद है समेशन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू है 22.4 है। उसके बाद है माइनस है समेशन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो समेशन एक्स यहाँ पे हमने निकाला था, कितना था, 0 था और 0 का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है यन की वैल्यू हमें पता है 10 है, ठीक है। उसके बाद बोला है समेशन वाई स्क्वायर। तो समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 145.6 और माइनस इन ब्रैकेट
समेशन वाई का ब्रैकेट स्क्वायर है, तो इसका भी इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0 है, और 0 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 10 इंटू 26.8 करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 268। उसके बाद 10 इंटू 22.4 का आंसर आएगा 224, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। उसके बाद 10 इंटू 145.6 करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1456। 0 का स्क्वायर 0 ही आने वाला है, तो उसके बाद अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे 224 इंटू 1456, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 326144, और इसका अंडर रूट निकालने के बाद आंसर आएगा 571.09। ये होने के बाद 268 को डिवाइड करना है 571.09 से। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4692। तो लास्ट में हम ऐसा लिखेंगे, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0.4692। तो फ्रेंड दोनों मेथड में आंसर सेम ही आता है। इन दोनों मेथड में से आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस तरह से फ्रेंड आप ये प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पे आपको टी टेस्ट फाइंड करना है। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, वो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे टी टेस्ट दिया है, तो टी टेस्ट की जगह वो क्या बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको निकालना है, मीन स्कोर निकालना है मेल और फीमेल स्टूडेंट का। और जब भी ऐसा आएगा कि दो ग्रुप का मीन स्कोर निकालना है, तो समझ जाना कि हमें क्या निकालना है, टी टेस्ट निकालना है। चलो देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले फ्रेंड हमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना होता है। नल हाइपोथेसिस हमेशा नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करेगा, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करेगा। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द स्कोर्स ऑन अचीवमेंट मोटिवेशन स्केल बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द स्कोर ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन स्केल बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप में हमें दो टेबल बनाने हैं। तो पहला टेबल होगा मेल सैंपल का होगा, जिसे हम बोलेंगे x1, और दूसरा जो टेबल है उसे हम बोलेंगे सेकंड सैंपल, जो कि होगा फीमेल के लिए x2। तो यहाँ पे x1 में हमें x1 की कितने ऑब्जर्वेशन है वो सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, जो कि होंगे मेल के, और x2 में जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सब यहाँ पे हमें लिखने होंगे। मेल और फीमेल के ऑब्जर्वेशन फ्रेंड यहाँ पे हमने लिख लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो x1 है ना, उसकी सिंपली एडिशन करनी है। तो x1 की एडिशन आ गई है 598। ये होने के बाद अभी हमें ये देखना है कि ये x1 ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें टोटल कितने नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 15 है। तो यहाँ पे हमने n1 इज इक्वल टू 15 ऐसा लिख लिया है। इसे n1 इसलिए बोला गया है क्योंकि ये फ्रेंड हमारा पहला सैंपल है, और पहला सैंपल का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसलिए इसे n1 कहा गया है। n1 इज इक्वल टू 15। अभी हमें निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का क्या फॉर्मूला है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितना होगा 598 डिवाइड बाय 15। तो डिवाइड करने के बाद हमें मीन 1 की वैल्यू मिल गई है, जो कि है 39.86। इस मीन के वैल्यू को फ्रेंड अभी हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे कॉलम है m1, तो यहाँ पे सारी जगह पे आपको क्या लिखना है, 39.86। ये होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको स्मॉल x1 दिख रहा होगा। तो स्मॉल x1 मतलब क्या होता है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होता है। जैसे 45 को माइनस करना है 39.86 से। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। 45 माइनस 39.86, तो इसका आंसर आ गया 5.14। तो 5.14 यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है x1 का स्क्वायर, मतलब जो भी वैल्यू अभी हमें मिली है, जैसे 5.14, तो इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद हमें आंसर मिल गया है 26.4196। तो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 32। 32 को माइनस करना है 39.86 से, तो इसका आंसर आएगा -7.86। तो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं
उसके बाद हमें x1 का स्क्वायर करना है और x1 का स्क्वायर करने के बाद हमें आंसर मिल गया है 61.7796। तो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार से आपको ये सारे नंबर का इसी तरह से करना है। जैसे पहले x1 को माइनस करना है, m1 से जो भी वैल्यू आएंगे उसका स्क्वायर करना है। ऐसे सारे नंबर का इसी तरह से आपको फॉलो करना है। ये सारी वैल्यू मिलने के बाद आपको अभी फोकस करना है इस x1 स्क्वायर पे। तो x1 स्क्वायर की ये जितने भी नंबर आए ना उसकी सिंपली हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। x1 स्क्वायर की टोटलिंग हो गई 2987.73। और फ्रेंड यहाँ पे देखो ये साइन आपको दिख रहा होगा। इस साइन का क्या मतलब है, समेशन है। मतलब हमने इनकी एडिशन की ना, इसलिए ये हमने यहाँ पे यूज किया है समेशन x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2987.73। ये हो गया मेल स्कोर का। वैसे ही फ्रेंड अभी नेक्स्ट है हमारा फीमेल का स्कोर। उसका भी फ्रेंड सेम मेथड से करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी एडिशन करनी पड़ेगी। x2 की टोटलिंग आएंगी 713। उसके बाद हमें देखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ग्रुप में भी 15 थे और सेकंड ग्रुप में भी 15 ही है। तो मीन 2 हमें कैसे निकालना है, टोटल डिवाइड बाय n2, मतलब 713 डिवाइड बाय 15। जो मीन 2 का आंसर हमें मिल गया है 47.53। तो नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, m2 के यहाँ पे आपको ये पूरी वैल्यू लिख लेनी है। उसके बाद इन दोनों का माइनस होगा और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर होगा और जो वैल्यू आ गई उसकी फाइनली टोटलिंग होगी। तो समेशन x2 स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है 2659.73 और समेशन x1 स्क्वायर की वैल्यू है 2987.73। ये सब टोटलिंग होने के बाद अभी हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन और सिग्मा कैलकुलेट करना होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन और सिग्मा का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट में है समेशन x1 स्क्वायर प्लस समेशन x2 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1। ये सारी चीज़ें फ्रेंड हमने कैलकुलेट किया था। समेशन x1 स्क्वायर की वैल्यू है 2987.73 और समेशन x2 स्क्वायर की वैल्यू है 2659.73। n1 कितना है, 15 है और n2 कितना है, 15 है। सिंपली ये सारी वैल्यू हमें फॉर्मूला में पुटअप करनी है। यहाँ पे फ्रेंड हमने सिंपली वैल्यू पुटअप की है। तो n1 15 था तो 15 माइनस 1 14 है और 15 n2 की भी 15 है तो 15 माइनस 1 कितना हो गया, 14 हो गया। अभी इसकी एडिशन करनी है। इन दोनों के एडिशन करने के बाद हमें वैल्यू मिल गई है 5647.46 और 14 प्लस 14 कितना होता है, 28 होता है। तो सिंपली यहाँ पे अभी हमने लिख लिया है। ये होने के बाद अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, 5647.46 को डिवाइड करना है 28 से। तो आंसर आ गया 201.695। डिवाइड करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल गई। इसका अभी हमें क्या करना है, अंडर रूट निकालना है। 201.695 का अंडर रूट। इसका अंडर रूट निकालने के बाद हमें वैल्यू मिल गई है 14.201। स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा की वैल्यू हमें मिल गई है, वो कितनी है, 14.201। यह होने के बाद हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा अंडर रूट में है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 इंटू n2। n1 और n2 दोनों की वैल्यू हमें पता है, n1 और n2 की वैल्यू है 15 है। सिंपली अभी हमें फॉर्मूला में ये वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना है। तो फ्रेंड सिग्मा की वैल्यू हमें पता है 14.201। लास्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट किया था। ये फ्रेंड हमने यहाँ पे निकाला था सिग्मा की वैल्यू 14.201। ये जो वैल्यू पुटअप किया फ्रेंड, अभी हमें इसे सॉल्व करना है। फ्रेंड जैसे 15 प्लस 15 कितना होता है, 13 होता है, 30 होता है। उसके बाद 15 इंटू 15 कितना होगा, 225 होगा। तो सिंपली इन दोनों का आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे 30 को डिवाइड किया 225 से तो आंसर आएगा 0.1333। उसके बाद सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख लिया है। और उसके बाद क्या करना है, ये 0.1333 है ना, उसका अंडर रूट निकालना है। इसका अंडर रूट निकालने के बाद फ्रेंड हमें आंसर मिलेगा 0.365। तो ये सिग्मा की जो वैल्यू है 14.201 को हमें मल्टीप्लाई करना है
0.3651 से। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 5.184785। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई? सिग्मा डी की वैल्यू हो गई। ये होने के बाद हमें टी टेस्ट अप्लाई करना होता है। तो टी टेस्ट का क्या फॉर्मूला है? फ्रेंड यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होंगी। इस लाइन को क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑपरेशन बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? इन दोनों का माइनस करने के बाद अगर आंसर निगेटिव में भी आता है तो भी हम निगेटिव को इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव आंसर हम लिखेंगे। तो मॉड जब भी होगा ना तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला है मॉड m1 माइनस m2 अपॉन सिग्मा डी। सिंपली फ्रेंड अभी हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करते हैं और इसकी वैल्यू हमें पता है, हमने शुरुआत में ही निकाला था m1 और m2 की वैल्यू। फ्रेंड यहाँ पे कंफ्यूज मत होना n1 और m1 के बिटवीन, ठीक है? तो n1 मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, m1 मतलब क्या होता है? मीन होता है। और हमें फार्मूला में यही पूछा है, m1 और m2 की वैल्यू पूछी है। तो m1 की वैल्यू है 39.86 और m2 की वैल्यू कितनी है? 47.53 और सिग्मा डी की वैल्यू है 5.184 लेंगे हम, ठीक है? तो इसका डिवीजन करके देखते हैं। फ्रेंड इस फार्मूला में हमने सिंपली वैल्यू पुटअप कर दिया है। अभी पहले इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करते हैं। 39.80 माइनस 47.53। फ्रेंड यहाँ पे देखिए आंसर कितना आ गया? -7.67। क्योंकि कैलकुलेटर को हमने ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी है कि यहाँ पे फार्मूला में मॉड है। अगर मॉड भी होता है ना तो ये निगेटिव को हम क्या करेंगे? इग्नोर करने वाले, ठीक है? तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? 7.67 लिखेंगे। जब भी फ्रेंड ये मॉड रहता है ना तो हम निगेटिव को इग्नोर कर देते। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन दोनों को अभी डिवाइड करना है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें t की वैल्यू मिल गई और t की वैल्यू कितनी है? 1.479। फ्रेंड यहाँ पे हमने अभी t वैल्यू निकाला है जो कि आंसर है 1.479। उसके पहले फ्रेंड हमने क्या निकाला था? सिग्मा डी। और उसके पहले हमने निकाला था सिग्मा, ठीक है? तो ये हो गई फ्रेंड फर्स्ट मेथड जिससे हमने इतना सारा कैलकुलेशन किया। अभी मैं आपको सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ, उससे भी आंसर सेम आने वाला है। आपको जो भी मेथड इजी लगती है वो मेथड आप यूज कर सकते हो एग्जाम में। चलो देखते हैं सेकंड मेथड के बारे में। सेकंड मेथड में एक ही फार्मूला दिया है सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए। तो फार्मूला क्या है? t इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट समेशन x1 स्क्वायर प्लस समेशन x2 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1। उसके बाद है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 इंटू n2। m1 को माइनस किया m2 के बाद तो आंसर आएगा 7.67। समेशन x1 स्क्वायर प्लस समेशन x2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5647.46। n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1 तो यहाँ पे होंगे 30 माइनस 2 तो आंसर आएगा 28। तो n1 यहाँ पे 15 है, 15 प्लस 15 होगा 30 और उसके बाद 15 इंटू 15 तो आंसर आएगा 225। 5647.46 को डिवाइड किया 28 से तो आंसर आएगा 201.695 और 30 को डिवाइड किया 225 से तो आंसर आएगा 0.1333। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड? हमें इसका अंडर रूट निकालना है। इनका अंडर रूट निकालने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 5.185। अभी 7.67 को डिवाइड करना है 5.185 से। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.479। तो फ्रेंड दोनों मेथड से आंसर सेम ही आता है, चाहे आप फर्स्ट मेथड यूज करें या फिर सेकंड, आंसर सेम ही आने वाला है। टी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को डीएफ बोलते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला है? n1 प्लस n2 माइनस 2। तो n1 मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है कितना है, दोनों में 15 है। तो 15 प्लस 15 कितना होगा? 30। 30 माइनस 2 कितना होगा? 28। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आ गई? 28। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के बाद अभी हमें ये देखना होता है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है कि रिजेक्ट। उसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम टी के टेबल वैल्यू देखना होता है। टी का टेबल वैल्यू, उसमें
28 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 0.5 और 0.1 के लिए कितनी वैल्यू है, और उस वैल्यू को आपको टी वैल्यू से कंपेयर करना होता है। उसके बाद हम फाइनली इंटरप्रेट करेंगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। चलो देखते हैं कि ये टेबल से हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी होती है। ये टेबल है डिग्री ऑफ फ्रीडम का टी वैल्यू देखने का। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारा 28 है, और हमें क्या क्या देखना है 0.05 और 0.01 लेवल की सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी है वो देखना है। तो यहाँ पे हमें नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 28 और 0.05 के लिए 2.05 वैल्यू है, और 0.01 के लिए कितनी वैल्यू है 2.76 है। फ्रेंड सपोज अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 25 आता तो 25 का वैल्यू कैसे लेते हम, देखो जैसे देखो 25 और 0.05 के लिए कितनी रहती 2.06 और 0.01 लेवल के लिए कितनी रहती 2.79। ठीक है, इस प्रकार से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू लेनी होती है। तो 28 के लिए कितनी है 2.05 और 2.76। यहाँ पे फ्रेंड हमने वही लिखा है, टेबल वैल्यू को क्या बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। तो 0.05 लेवल के लिए कितनी है 2.05 है, और 0.01 लेवल के लिए कितनी है 2.76 है। उसके बाद फ्रेंड हमने ये लिखा है कि और कंप्यूटेड वैल्यू मतलब क्या होता है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी। तो ये कौन सी वैल्यू होती है, तो ये टी के फार्मूला से हमने टी की वैल्यू कैलकुलेट की, वो कितनी आ गई 1.479। 1.479 ये वैल्यू कैसी है, छोटी है ना टेबल वैल्यू से। टेबल वैल्यू कितनी है 2.05 और 2.76। फ्रेंड जब भी ऐसी सिचुएशन आएंगी कि टी वैल्यू छोटी होंगी टेबल वैल्यू से, तो हम ऐसा इंटरप्रेट करेंगे कि हिंस इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड। जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब टी की वैल्यू वो छोटी होती है टेबल वैल्यू से, तब हम ऐसा बोलते हैं कि नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड। उसके बाद लास्ट में हमको ये लिखना है कि there is a no significant difference between the score obtained on the achievement motivation scale by male and female student at the 0.05 and 0.01 significance level। अगर इनकेस फ्रेंड कैलकुलेट वैल्यू बड़ी होती, सपोज कैलकुलेट वैल्यू होती 11.479 होती और टेबल वैल्यू ऐसा होता, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या इंटरप्रेट करते हैं, तो हम सिंपली नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते रिजेक्ट कर देते। तो अगर ये रिजेक्ट होता तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज हो जाता। यहाँ पे देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना, तो हम वहाँ पे लिखते देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जैसे फ्रेंड हमने शुरुआत में ये हाइपोथेसिस बनाया था नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। लास्ट में ये वाला हाइपोथेसिस कब लिखते हैं हम, जब टी टेस्ट की वैल्यू कैसी होती है छोटी होती है टेबल वैल्यू से। अगर टी टेस्ट की वैल्यू वो बड़ी होंगी टेबल वैल्यू से, तब हम क्या लिखेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इस तरह से फ्रेंड आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट और फाइनल न्यूमेरिकल है काय स्क्वायर का। चलो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखना होता है। ये होने के बाद स्टेप 1 में हमें लिखना है टेबल ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ये टेबल ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होता है, टेबल ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब क्वेश्चन में आपको जो टेबल गिवन था ना वो आपको एज इट इज लिखना है, इसी को बोलते हैं टेबल ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यहाँ पे सिंपली हमने ये टेबल बना लिया है, बस इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, एक टोटल का कॉलम और टोटल का रो यहाँ पे ऐड किया है। अभी हमें क्या करनी है सिंपली टोटलिंग करनी है। जैसे 10 + 10 कितना होता है 20। उसके बाद है 15 + 10 मतलब कितना होगा 25। ये हो गई वर्टिकल एडिशन। अभी हमें क्या करना है हॉरिजॉन्टल एडिशन करनी है। मतलब हॉरिजॉन्टल एडिशन मतलब क्या, 10 + 15 कितना होगा 25। उसके बाद 10 + 10 कितना होगा 20। ये होने के बाद अभी हमें ये जो हमने टोटल की ना वर्टिकल कॉलम की, ये 20 आ गई और यहाँ पे 25 आ गया। तो इन दोनों की क्या करनी है हमें एडिशन करनी है। तो 20 + 25 कितना आएगा 45। और ये टोटल है 25 + 20 भी 45 होगा और 20 + 25 भी 45 होगा। तो फ्रेंड हमेशा क्या करना, इन दोनों का कंपैरिजन करना, इनकी एडिशन और इन दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं है मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो फ्रेंड स्टेप 1 में हमें सिंपली क्या करना होता है
टोटलिंग करनी होती है, मतलब एडिशन करनी होती है। अभी देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 मतलब क्या होता है, टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे भी फ्रेंड हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल में हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं कि टोटल का कॉलम जो हमने बनाया था यहाँ पे वो रिमूव कर दिया है। अभी देखते हैं कि ये टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना होता है। टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड हमें स्टेप 1 के टेबल पे फोकस करना है और यहाँ पे देखिए टोटल पे फोकस करिए। यहाँ पे कितना लिखा है, 25 लिखा है। उसका अभी हमें मल्टीप्लाई करना है, इस 20 से करना है और उसको डिवाइड करना है 45 से। चलो फ्रेंड कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं। 25 इंटू 20, तो ये कितना आ गया, 500 आ गया। डिवाइड करना है 45 से, 500 डिवाइडेड बाय 45, तो इसका आंसर आ गया 11.11। तो फ्रेंड ये वैल्यू जो आई 11.11 वो हम जूनियर मैनेजर हाई के कॉलम में लिख लेते हैं। ये होने के बाद अभी हमें 25 का मल्टीप्लाई करना है इस 25 से और उसको डिवाइडेड करना है 45 से। 25 इंटू 25, तो ये आ गया 625, डिवाइडेड करना है 45 से। तो इसका आंसर आ गया फ्रेंड 13.88। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 13.88 को आप राउंड ऑफ करके 13.89 भी लिख सकते हो या फिर 13.88 भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे 13.88 ये वैल्यू एज इट इज लिखता हूँ। तो फ्रेंड अभी तक हमने क्या किया है, ये जूनियर मैनेजर का जो टोटल है इसका मल्टीप्लाई किया है पहले 20 के साथ, उसके बाद 25 के साथ और दोनों को डिवाइड किया 45 से, ठीक है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, ये सीनियर मैनेजर है ना, उसका टोटल कितना है 20 है। तो इस 20 को भी फ्रेंड हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टोटल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 45, उसके बाद रहेगा 20 इंटू 25 डिवाइड बाई 45 और जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसका आंसर आ गया 8.88 और 11.11। उसके बाद फ्रेंड आपने ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पे आपको ऐसे करके बताना पड़ेगा। ये हो गया स्टेप 2। अभी हम देखने वाले हैं स्टेप 3 के बारे में। स्टेप 2 होने के बाद हमें काय स्क्वायर का फार्मूला लिखना है। तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, काय स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई। ओ मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू, और ई मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये हो गया काय स्क्वायर का फार्मूला। अभी हम देखते हैं स्टेप 3 के बारे में। स्टेप 3 में आपको सिंपली कैलकुलेशन करना है काय स्क्वायर का। इसके लिए फ्रेंड आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल में 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो पहला कॉलम में ऑब्जर्व वैल्यू जिसे हम ओ बोलेंगे, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसे ई बोलेंगे, थर्ड कॉलम में रहेगा ओ माइनस ई, फोर्थ कॉलम में रहेगा ओ माइनस ई स्क्वायर, फिफ्थ कॉलम में रहेगा ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई। ऑब्जर्व वैल्यू मतलब क्वेश्चन में जो जो वैल्यू गिवन थे ना वो यहाँ पे आपको लिख देने हैं। तो क्वेश्चन में ये टेबल आपको गिवन है और यहाँ पे 4 वैल्यू दी है। तो ये चारों वैल्यू क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू है। और लिखते वक्त भी फ्रेंड हमें कैसे लिखना है, 10, उसके नीचे 15 रहेगा, उसके नीचे 10 रहेगा और उसके नीचे 10 रहेगा। इसी प्रॉपर सीक्वेंस में आपको उस टेबल के नीचे ये वैल्यू लिख देनी है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने वैल्यू लिख ली है और इसकी एडिशन हमें पता है कितनी है, 45 है। उसके बाद है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो स्टेप 2 में हमने कैलकुलेट की थी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे अभी हमें लिख देनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखते वक्त भी फ्रेंड आपको सीक्वेंस अच्छे से फॉलो करना है। जैसे पहले आएगा 11.11, फिर आएगा 13.88, फिर आएगा 8.88, फिर आएगा 11.11। इसी सीक्वेंस से आपको लिखना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखने के बाद फ्रेंड आप इसकी एडिशन करते हो तो एडिशन कितनी आएंगी, 44.98। ऑब्जर्व वैल्यू की आ गई 45 और एक्सपेक्टेड वैल्यू की आ गई 44.98, मतलब लगभग सेम ही है। फ्रेंड सपोज ये जो वैल्यू है ना 13.88, इसको अगर हम राउंड अप करके लिखते तो आता 13.89 और इसको भी राउंड अप करके लिखते तो कितना आता 8.89, तो आंसर 45 आ जाता। वैल्यू को फ्रेंड अगर आप राउंड ऑफ करके लिखते हो या फिर ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज लिखते हो उससे कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ओ माइनस ई। ओ माइनस ई मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। जैसे 10 का माइनस करना है
11.11 से 10 माइनस 11.11, तो इसका आंसर आ गया -1.11। उसके बाद क्या करना है, ओ माइनस ई स्क्वायर, मतलब 1.11 का अभी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। फ्रेंड, जब भी हम निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू कितनी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1.2321। तो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं। ये होने कर अभी हमें क्या करना है, ओ माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई। तो ओ माइनस ई मतलब ओ माइनस इसका स्क्वायर कितना है, 1.321। उसको डिवाइड करना है ई से। ई की वैल्यू कितनी है, 11.11। 1.2321 डिवाइडेड बाय 11.11, तो इसका आंसर क्या आ गया फ्रेंड, 0.110। तो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं 0.110। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है, 15 को माइनस करना है 13.88 से। तो आंसर क्या आएगा, 1.12। अभी उसके बाद क्या करना है, हमें 1.12 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद हमें आंसर मिला 1.2544। अभी ये जो आंसर मिला उसको अभी हमें डिवाइड करना है ई के साथ, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ। तो इसका डिवाइड करना होगा 13.88 से। तो डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 0.090। इसी प्रकार से फ्रेंड आपको जितने भी नंबर बाकी है ना, उसका सेम इसी मेथड से करना है। इन सारे नंबर की वैल्यू मिलने के बाद फ्रेंड अभी हमें क्या करना है, इनकी चारों नंबर की एडिशन करनी है। एडिशन करने के बाद फ्रेंड हमें आंसर मिलेगा, एक्स स्क्वायर मतलब होता है का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.451। फ्रेंड, क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नहीं फ्रेंड, इसके बाद भी एक और स्टेप है जो है स्टेप 4। तो क्या है स्टेप 4, अभी हम डिस्कस करते हैं। स्टेप 4 है टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस कैलकुलेट करने से पहले हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला है, डीएफ मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसका फॉर्मूला है r-1 और उसके बाद है c-1। तो r मतलब क्या होता है, रो होता है, और c का मतलब क्या होता है, कॉलम होता है। तो ये रो और ये कॉलम क्या होते हैं और इसका क्या यूज़ है, तो अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे इसको कैलकुलेट करना होता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें क्वेश्चन में फोकस करना होता है। तो क्वेश्चन में ये आपको बॉक्स दिया था, तो इसमें रो कितने हैं, रो मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन होती है। तो हॉरिजेंटल कौन सा रो है, यहाँ पे देखिए, जूनियर मैनेजर एक रो हो गया, उसके बाद सीनियर मैनेजर एक रो हो गया, मतलब रो कितने हमारे पास, 2 है। और कॉलम का मतलब क्या होता है, वर्टिकल लाइंस। तो यहाँ पे कितने वर्टिकल लाइंस है, जैसे देखो, हाई की एक लाइन होगी, मतलब हाई का एक कॉलम हो गया, एक कॉलम, इसे हम कॉलम बोलेंगे। और दूसरा कौन सा कॉलम है, लो का कॉलम है, मतलब कितना हो गया, 2 कॉलम है और 2 रो है हमारे पास। बस फ्रेंड, इसी वैल्यू को अभी हमें फॉर्मूला में पुटअप करके आंसर निकालना है। तो रो कितना है, 2 है, और कॉलम कितना है, 2 है। 2 - 1 इंटू 2 - 1, दैट इज 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 होगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 1 मिल गई है। ये जो वैल्यू हमें मिली है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, इससे अभी हम टेस्ट कर सकते हैं नल हाइपोथेसिस को। अभी फ्रेंड हम एक टेबल देखने वाले हैं, उसमें से डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए 0.05 और 0.01 के लिए कितनी वैल्यू है, वो अभी हमें देखनी होती है। ये टेबल है डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्क्वायर के लिए। तो का स्क्वायर का है, ये हमने कैसे पता किया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, इसलिए हमें पता चला कि ये क्या है, का स्क्वायर का टेबल है। तो फ्रेंड, हमका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया था, 1 आया था, ठीक है। तो 1 के लिए अभी हमें कौन सी वैल्यू देखनी है, 0.05 और 0.01 लेवल की सिग्निफिकेंस वैल्यू देखनी है। तो 0.05 के नीचे कौन सा नंबर है देखिए, और जो 1 से पैरेलल है 3.841 है, और 0.01 के लिए कितना है, 6.635 है। यही नंबर से अभी हमें कंपेयर करना होता है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट। चलो देखते हैं लिखना कैसे है। यहाँ पे फ्रेंड अभी हमें ये लिखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो उसके लिए का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, 0.05 लेवल के लिए 3.841, और 0.01 लेवल के लिए कितनी आई थी, 6.635। ये अभी हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये होने के बाद अभी हमें क्या करना है, ये जो टेबल वैल्यू है ना, अभी हमने टेबल वैल्यू देखी थी, उसका कंपैरिजन करना है हमें कैलकुलेटेड वैल्यू से।
टेबल वैल्यू हमें पता है 3.841 है और दूसरी टेबल वैल्यू है 6.635 है। और कैलकुलेट वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू? तो कैलकुलेट वैल्यू मतलब होता है कंप्यूटेड वैल्यू होती है, उसे हम बोलेंगे काय स्क्वायर की वैल्यू। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, काय स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0.451 है। जो कैलकुलेटेड वैल्यू है मतलब काय स्क्वायर की वैल्यू है 0.451 है, वो छोटी है ना टेबल वैल्यू से 3.841 और 6.635 से। तो वैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो छोटी है टेबल वैल्यू से। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है वो अभी हमें लिखना है। यहाँ पे फ्रेंड कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब काय स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0.451 है, वो बहुत छोटी है। इसलिए हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। देयरफॉर नल हाइपोथेसिस कैनॉट बी रिजेक्टेड। अगर आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रखेंगे? जब भी टेबल वैल्यू बड़ी होती है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तब हम हमेशा ऐसा लिखेंगे कि नल हाइपोथेसिस कैनॉट बी रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस कैनॉट बी रिजेक्टेड, इसका क्या मतलब होता है? दिस मीन्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन वर्क मोटिवेशन स्कोर एंड जॉब पोजीशन। और फ्रेंड इसके अपोजिट भी हो सकता है। यहाँ पे कैसा था, टेबल वैल्यू बड़ी थी कैलकुलेट वैल्यू से, तो यहाँ पे सपोज ऐसा होता, सपोज 10.451 रहता कैलकुलेट वैल्यू, तो कैलकुलेट वैल्यू यहाँ पे बड़ी रहती टेबल वैल्यू से, तो हम कैसा इंटरप्रेट करते हैं? वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेबल वैल्यू बड़ी है कैलकुलेटेड वैल्यू से, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि नल हाइपोथेसिस कैनॉट बी रिजेक्टेड। इस तरह से फ्रेंड अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो यहाँ पे आपको फुल मार्क मिल सकते हैं। बस फ्रेंड यही थे 4 न्यूमेरिकल जो असाइनमेंट में पूछे गए थे। फ्रेंड इस न्यूमेरिकल से अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।